फिर एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्रैक ब्रो। आज चर्चा करेंगे ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में उसके बारे में। साथ ही बेसिक से एडवांस तक इस युद्ध के बारे में समझ लेंगे ताकि जो भी मिथ्स इंडियन मीडिया ने फैला रखा है, जैसे इजराइल ने परमाणु बम छोड़ दिया, ईरान ने हाइड्रोजन बम छोड़ दिया इंडियन मीडिया के हिसाब से, वो सभी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 6 चरणों में समझने का प्रयास करेंगे। वो 6 चरण इस प्रकार है। पहले तो इस कॉन्फ्लिक्ट के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हम जियोपॉलिटिकल इश्यूज को देखेंगे जो मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं, पॉलिटिकल राइवलरी को देखेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखेंगे और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को देखेंगे। ठीक है, तो पहले चरण के अंदर ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे वीडियो में। और दूसरे में हम देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तीसरे में हम देखेंगे रोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। चौथे में हम देखेंगे प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। पांचवें में हम देखेंगे ग्लोबल इंपैक्ट और छठे में आएंगे कंक्लूजन पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चरण में हम इस कॉन्फ्लिक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे जिसके अंदर जियोपॉलिटिकल इश्यूज आते हैं। जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते क्या है? जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं ज्योग्राफी से संबंधित, यानी कि आपके कंट्री की जो ज्योग्राफी है और आप जिससे लड़ रहे हैं उस कंट्री की जो ज्योग्राफी है उससे संबंधित होती है जियोपॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, नाम में ही है भाई, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल लगी हुई है, यानी कि अगर आप भूगोल की राजनीति करोगे तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज कहलाएगी वो। जैसे अगर ईरान की बात करें तो और इजराइल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये तेल से जुड़ा हुआ है, तेल एक रिसोर्सेस है, तो रिसोर्सेज जियोपॉलिटिकल इश्यूज के अंदर ही आएंगी। ठीक है, तो पहला चीज तो क्लियर हो गया। दूसरा है पॉलिटिकल राइवलरी। पॉलिटिकल राइवलरी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी सत्ता बनी रहे, इस कारण से हम बगल वाले देश को हमेशा दबाते रहेंगे ताकि हमारे देश की जो जनता है वो हम पर खुश रहे। तो ये पॉलिटिकल राइवलरी होती है। अब जाहिर सी बात है कि आप किसी देश पर अटैक करोगे ताकि आपकी सत्ता बनी रहे, तो वो भी तो ऐसा ही चाहेंगे। तो ये राइवलरी चलती रहती है, पॉलिटिकल राइवलरी कहलाती है। ठीक है, तीसरा आता है सिक्योरिटी कंसर्न्स। सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होता है कि हम चाहेंगे कि हम मजबूत रहे अपने देश में ताकि जो बगल वाला देश है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जो है उस पर हमारी नजर रहे। ठीक है, चौथा है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या होता है कि हमारे देश में क्या बिलीफ्स है, ठीक है, हमारे देश में क्या मान्यताएं चल रही है, जिस देश से हमारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उस देश में क्या मान्यताएं चल रही है, उनकी बिलीफ किस चीज में है। जैसे होता है ना, बहुत कंट्री अपने धर्म को सर्वोच्चता देते हैं, बहुत कंट्री डेमोक्रेटिक होते हैं। जैसे इजराइल की अगर बात करें तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान जो है वो इस्लाम को बहुत ही ज्यादा सुप्रियर मान रखा है, सर्वोच्चता दे रखा है। ठीक है, तो ये होता है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। दूसरा आते हैं बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट के अगर बैकग्राउंड में जाए तो हमें 1979 से पहले के दौर में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1979 से पहले यानी 1979 से पहले ईरान जो था वो इजराइल और यूएसए का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड माना जाता था। ठीक है, लेकिन 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन आया, ईरान की क्रांति आई और वहां का जो सत्ता था वो बिल्कुल बदल गया। अब जो नया गवर्नमेंट बना वो बिल्कुल उसके खिलाफ था और अपने इस्लाम के प्रति बहुत ही ज्यादा सजग था और इन्होंने बहुत सारे न्यूक्लियर प्रक्षेपण किए। ठीक है, जिस कारण इजराइल और यूएसए जो है इससे डरने लगा। ठीक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल अगर कोई कंट्री बनता जा रहा था तो वो ईरान था। तो जाहिर सी बात है कि यूएसए को दिक्कत होगी, क्योंकि यूएसए तो भाई अपनी सर्वोच्चता कभी घटाना ही नहीं चाहता। इजराइल उसका को पार्टनर है तो वो भी नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट था। हमेशा याद रखें, ईरान की क्रांति से ही ये युद्ध की शुरुआत हुई। ईरान की क्रांति से पहले इन लोग अब आपस में दोस्त थे, जो भी चीजें थी सही से चल रही थी, लेकिन 1979 की जो ईरान की क्रांति थी उसके बाद ये बिल्कुल मामला बदल गया। ठीक है, अब तीसरे चरण में अगर हम रोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एलाई है। एलाई कहने का मतलब है कि साथी है। किसका? इजराइल का। कैसा? कि इकोनॉमिकली है, मिलिटरली है, पॉलिटिकली है, साथी है उसका। तो जाहिर सी बात है, हमारा साथी देश अगर किसी से लड़ रहा है तो हम भी उसका सपोर्ट करेंगे। और यूएसए इस कारण से भी सपोर्ट करता है क्योंकि ईरान ने जो न्यूक्लियर रूल्स थे उसे तोड़ा था, तो यूएसए इस कारण से भी खिलाफ है। अब चौथे चरण में अगर प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हमारे सपोर्ट में कौन से देश हैं, यानी कि हमारे नजदीक स्थित यानी हमारे पड़ोसी देश जो भी हैं वो हमारे सपोर्ट में है या नहीं। तो ईरान के जितने भी पड़ोसी देश हैं, अगर हम सऊदी अरब की बात हटा दें, दुबई वारी की वगैरह की बात हटा दें, तो लेबनान, लीबिया, ये सारे देश जो है वो ईरान के सपोर्ट में, क्योंकि इजराइल और यूएसए ने इन सारे देशों में तबाही लाई थी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पांचवा चरण, ग्लोबल इंपैक्ट। ग्लोबल इंपैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए भी है क्योंकि युद्ध कोई और लड़ रहा है, नुकसान बहुत सारे देशों को उठाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे भारत में एलपीजी का शॉर्टेज होना, भारत में तेलों में कमी आना, बहुत सारे देशों में तेलों की कीमतों में काफी इजाफा हो जाना, ये ग्लोबली इंपैक्ट कहलाता है। ठीक है,
अब आते हैं कंक्लूजन पे, जो सबसे आखिरी चरण है। कंक्लूजन यही है कि ये युद्ध लगातार रूप से चली जा रही है, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल से दागी जा रही है और इसका अभी तक कोई नतीजा ऐसा नहीं निकला है, कोई सीज फायर वाला ऐसा कुछ प्रोक्लेमेशन नहीं आया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थे ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच जो चल रहे कॉन्फ्लिक्ट है उसके पॉइंट टू पॉइंट बातें। ना ज्यादा तामझाम था, ना ज्यादा कुछ था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ साझा किया। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है क्रैक। धन्यवाद।